माँ, क्या आपने बेटे को पहचान नहीं पाया? तीस साल पहले एक अनाथ बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे एक माँ ने अपना लिया। माँ, आपने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया, अपने गहने बेचकर मुझे पढ़ाया। विक्की, सच में मेरा विक्की है? हाँ माँ, आपका वही विक्की। रोहित, जिस कंपनी में तुम काम करते हो अब वो मेरी है और मैं यहाँ अपने कर्मचारी से मिलने नहीं, अपनी माँ को लेने आया हूँ। जिसे तुमने वार कहा वो मेरी दुनिया है। खमा का जिसे ठुकराया तो और उनका आशीर्वाद किस्मत बदलता है। मेरठ शहर का वो मोहल्ला जहां की गलियां पुरानी यादों और मध्यम वर्गीय सपनों से भरी हुई थी, सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही एक अजीब सी हलचल में डूब जाता था। इस मोहल्ले की एक संकरी गली के कोने पर स्थित रोहित का घर बाहर से देखने में साधारण और सादा था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व निवास करता था जिसने इस घर को ईंट पत्थर से हटाकर एक मंदिर बना रखा था। वो थी सरोज देवी। 60 साल की उम्र, सफेद हो चले बाल और चेहरे पर झुर्रियों का जाल जो उनके जीवन के कड़े संघर्षों की गवाही देता था। सरोज देवी की दिनचर्या सूरज की पहली किरण से भी 2 कदम आगे चलती थी। गांव के खुले आंगन और ताज़ी हवा में पली बढ़ी सरोज देवी के लिए सुबह 4 बजे उठना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक साधना थी। जब पूरा मेरठ गहरी नींद के आगोश में होता था, तब सरोज देवी अपनी खाट से उठकर चुपचाप रसोई की ओर कदम बढ़ाती थी। उनके पैरों की आहट इतनी धीमी होती थी कि घर की दीवारों को भी पता न चले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके बेटे रोहित या बहू नेहा की नींद में जरा भी खलल पड़े। उस दिन भी सुबह के सन्नाटे में रसोई से चाय के बर्तनों की हल्की खनखनाहट गूंज रही थी। सरोज देवी ने बड़ी सावधानी से चूल्हा जलाया। नीली लौ की रोशनी में उनके चेहरे का सौम्य भाव और भी निखर उठा था। वो गांव से आई थी और शहर की इस चकाचौंध वाली बनावटी दुनिया में भी उन्होंने अपनी सादगी को अपने आभूषण की तरह सहेज कर रखा था। वो सादा सूती छापा यानी प्रिंटेड साड़ी पहनती थी और सिर पर पल्लू रखना उनकी मर्यादा और संस्कार का हिस्सा था। उनके लिए चाय बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि अपने परिवार के प्रति प्यार जताने का एक तरीका था। वो हर कप में अदरक और इलायची कूट कर डालती थी, ये सोचकर कि दिन भर की भागदौड़ के लिए रोहित को ताजगी मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर उनकी बहू नेहा थी। नेहा जो आज के दौर की आधुनिक और दिखावे वाली जीवन शैली की कट्टर समर्थक थी। नेहा के लिए सरोज देवी का ये अनुशासन, उनकी सादगी और उनके गांव के तौर तरीके एक बोझ की तरह थे। वो अक्सर कहती थी कि पुराने जमाने की चीजें अब कचरे में ही अच्छी लगती हैं। नेहा का मानना था कि शहर में रहने का मतलब है अपनी जड़ों को पूरी तरह काट देना, जबकि सरोज देवी के लिए उनकी जड़ें ही उनकी पहचान थी। जैसे ही घड़ी ने सुबह के 5 बजाए, घर का शांत वातावरण अचानक एक कर्कश आवाज से टूट गया। नेहा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी जी, क्या अभी तक चाय तैयार नहीं हुई? मेरा सर फटा जा रहा है और आप अभी तक वहीं बैठी हैं। सरोज देवी के कांपते हाथों ने जल्दी से ट्रे सजाई और वो तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ी। कमरे के भीतर का दृश्य बिल्कुल अलग था। नेहा बिस्तर पर मखमली लिहाफ ओढ़े हाथ में अपना कीमती स्मार्टफोन लिए कुछ देख रही थी। जैसे ही सरोज देवी कमरे में दाखिल हुई, नेहा ने तिरस्कार भरी नजरों से उनकी ओर देखा। कमरे में फैली महंगी परफ्यूम की खुशबू के बीच सरोज देवी की सादगी नेहा को चुप रही थी। सरोज देवी ने ट्रे पास की मेज पर रखी और धीमे से कहा, बेटा, ये लो गर्मा गर्म चाय, अदरक डाली है, थकान उतर जाएगी। नेहा ने कप उठाते ही एक घूंट भरा और चेहरा बिगाड़ लिया। उसने लगभग कप को मेज पर पटक दिया और कहा, इतनी देर लगा दी आपने, और ये चाय है या गुड़ का शरबत? इतनी मीठी चाय कौन पीता है आजकल? मम्मी जी, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि शहर में लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ऐसी गवारों वाली चाय नहीं पीते। आपको तो ये भी नहीं पता कि आजकल लोग ब्लैक टी या ग्रीन टी पीते हैं। सरोज देवी ने अपना सिर नीचा कर लिया। उनकी आंखों के कोनों में नमी तैरने लगी थी, लेकिन उन्होंने उसे पल्लू से छिपा लिया। वो शांत स्वर में बोली, माफ करना बेटा, मुझे लगा मीठी चाय अच्छी लगेगी, कल से मैं चीनी कम डालूंगी।
नेहा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि वो और भी भड़क उठी। उसने सरोज देवी की सूती साड़ी और उनके सिर पर रखे पल्लू को देखते हुए एक गहरी और नफरत भरी आह भरी। पता नहीं रोहित को क्या सूझी थी जो आपको यहाँ शहर ले आए। आपको तो इस घर में रहने का बुनियादी सलीका तक नहीं है। हर वक्त वही गवारों वाली हरकतें। आप जब मोहल्ले में निकलती हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी सास हमेशा ऐसे पुराने और फटे पुराने ढंग के कपड़े क्यों पहनती हैं। वे पूछते हैं कि क्या हमारे घर में ढंग की साड़ियाँ नहीं हैं। सच कहूँ तो मुझे शर्म आती है आपको अपनी सास कहने में और सहेलियों से मिलवाने में। ये शब्द सरोज देवी के कलेजे को किसी आरी की तरह चीर रहे थे। जिस बेटे को उन्होंने गांव की धूल और मिट्टी में मेहनत करके पाला था, आज उसी के घर में उन्हें गवार कहा जा रहा था। उनकी आत्मा रो रही थी, लेकिन उनके संस्कार उन्हें जवाब देने की अनुमति नहीं दे रहे थे। वो चुपचाप खड़ी रहीं, जैसे कोई अपराधी अपनी सजा सुन रहा हो। उन्हें याद आया वो दिन जब उन्होंने रोहित की फीस भरने के लिए अपने कान के झुमके तक बेच दिए थे, और आज उसी पढ़ाई ने रोहित को शहर भेजा जहां उनकी मां गवार बन गई। उसी समय पास के कमरे से तैयार होकर रोहित बाहर आया। रोहित एक निजी कंपनी में मैनेजर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑफिस की राजनीति और मंदी की वजह से काफी तनाव में था। उसने दरवाजा खोलते ही अपनी मां की भीगी आंखें देखी। उसे पता था कि नेहा ने फिर से कुछ कहा है, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में फंसा था जहां एक तरफ उसकी मां थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसकी जिद के आगे वो अक्सर घुटने टेक देता था। वो अपनी मां के संघर्षों को जानता था, पर घर के कलेश से डरता था। नेहा ने रोहित को देखते ही अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। देखो रोहित, तुम्हारी माँ की वजह से आज फिर से मेरा दिन खराब शुरुआत के साथ हुआ है। इतनी देर से चाय लाई और वो भी बिल्कुल बेस्वाद। और ये जो सुबह सुबह झाड़ू पोछा लेकर बैठ जाती हैं, इनसे कहो कि अब वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना सीखें। पुराने तरीके से काम करने में ये सारा समय बर्बाद कर देती हैं और घर में धूल ही धूल रहती है। लेकिन नहीं, इन्हें तो वही गाँव की मिट्टी और पुराने ढंग पसंद है। कल ही मिसेस शर्मा कह रही थी कि तुम्हारी माँ अभी भी हाथ से कपड़े धोती हैं, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करती। कितनी बदनामी होती है हमारी। रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसे याद आया कि कैसे यही हाथ उसके बचपन में उसे खाना खिलाते थे, कैसे इसी माँ ने तपती दोपहरी में खेतों में काम किया था ताकि वो शहर जाकर पढ़ सके। लेकिन नेहा के तीखे स्वभाव और घर के रोज रोज के कलेश से बचने के लिए उसने अपनी चुप्पी को ही ढाल बना लिया था। रोहित ने बस इतना कहा, नेहा, सुबह सुबह इतना शोर मत मचाओ। माँ अपनी आदत से करती हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है करने दो। वो हाथ से कपड़े इसलिए धोती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मशीन में कपड़े साफ नहीं होते। नेहा ने अपना मोबाइल बेड पर पटकते हुए कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है रोहित, तुम्हें हर बात में अपनी माँ ही सही लगती है। तुम्हें ये नहीं दिखता कि इनकी वजह से मेरा सोशल स्टेटस कितना गिर गया है। अगर ये इसी तरह यहाँ रही तो मेरा तो इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग हमें पिछड़ा हुआ समझेंगे। सरोज देवी ने माहौल को बिगड़ते देख तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया। उन्हें लगा कि उनके कारण बेटे और बहू के बीच दरार आ रही है। उन्होंने अपने आंसुओं को पीते हुए एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाई और बोली, नहीं बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। मैं गांव की औरत हूँ, मुझे क्या पता शहर के कायदे कानून। नेहा बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं आगे से सब वैसे ही करूंगी जैसा तू कहेगी। मैं मशीन चलाना सीख लूंगी। इतना कहकर सरोज देवी वापस रसोई की ओर चली गई। उनके लिए मौन ही सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन वो मौन भीतर ही भीतर उन्हें खोखला कर रहा था। रसोई में पहुंचकर उन्होंने बर्तनों को फिर से मांजना शुरू कर दिया। पानी की धार के साथ उनके आंसू भी बह रहे थे, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि क्या सादगी और गांव से जुड़ाव रखना सच में कोई अपराध है? क्या शहर में आने के लिए इंसान को अपना आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ता है? रसोई की दीवारों पर लगी कालिख शायद उनके मन के काले होते बादलों जैसी थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा जहां उजाला हो रहा था, पर उनके जीवन में अपमान का अंधेरा गहराता जा रहा था। उन्हें गांव के वो दिन याद आए जहां उन्हें सरोज जी कहकर सम्मान दिया जाता था और यहाँ उन्हें गवार कहा जा रहा था। रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। उसने जाते जाते रसोई की तरफ देखा जहां उसकी माँ काम में जुटी थी। उसने सोचा कि जाकर माँ से बात करे, उनका हाथ बटाए या कम से कम एक बार प्यार से माँ कह दे, लेकिन नेहा की ऊंची आवाज ने उसे रोक दिया। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी और नौकरी जाने का डर उसके सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था। वो जूते पहनकर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। सुबह की ये कड़वाहट तो बस एक ट्रेलर थी उस फिल्म की जो आज इस घर में घटने वाली थी। सरोज देवी को अंदाजा भी नहीं था कि आज का सूरज उनके लिए अपमान की पराकाष्ठा और सम्मान का शिखर भी साथ लेकर आया है।
वो तो बस एक साधारण दिन मानकर अपने काम में लगी रहीं, ये सोचते हुए कि शायद दोपहर के खाने पर नेहा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरठ की वो शांत सुबह एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, एक ऐसा तूफान जो इस घर की नींव हिलाने वाला था और रिश्तों की नई परिभाषा लिखने वाला था। सरोज देवी ने लंबी सांस ली और चूल्हे पर दोपहर की दाल चढ़ाने की तैयारी करने लगी, अनभिज्ञ कि कुछ ही घंटों में एक ऐसी काली कार उनके दरवाजे पर रुकने वाली है जो उनके गवार होने के ठप्पे को पूरी दुनिया के सामने गौरव के पदक में बदल देगी। रोहित के ऑफिस जाने के बाद घर का वातावरण किसी भारी बोझ की तरह सरोज देवी के कंधों पर टिक गया था। नेहा अपने कमरे में थी और घर के बाकी हिस्सों में केवल सन्नाटा पसरा था, एक ऐसा सन्नाटा जो शांति नहीं बल्कि असहजता पैदा करता था। सरोज देवी ने रसोई के सारे बर्तन मांजकर सलीके से लगा दिए थे। उनकी उंगलियां पानी में रहने के कारण सफेद पड़ गई थीं और जोड़ों में हल्का दर्द उठने लगा था, लेकिन उनके लिए काम ही एकमात्र सहारा था जो उन्हें फालतू सोचने से रोकता था। उन्होंने खिड़की से बाहर गली की ओर देखा। दोपहर की तपिश के कारण मोहल्ले के कुत्ते भी छाया ढूंढकर सो गए थे। सरोज देवी ने एक गहरी सांस ली और दोपहर के भोजन की तैयारी शुरू की। उन्होंने बहुत प्यार से अरहर की दाल भिगोई और मिट्टी की हांडी जैसी महक वाली दाल बनाने की कोशिश की, जैसा वो गांव में बनाया करती थीं। उन्होंने सोचा कि शायद अच्छा खाना नेहा के मन की कड़वाहट को कम कर दे। उन्होंने सिलबट्टे पर ताज़ा मसाला पीसा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मिक्सी के पिसे मसाले में वो जान नहीं होती। मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी, लेकिन नेहा के लिए ये खुशबू भी पिछड़ेपन का प्रतीक थी। उसी समय नेहा अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में अभी भी वही स्मार्टफोन था जो उसकी दुनिया का केंद्र बन चुका था। वो हॉल के सोफे पर आकर बैठ गई और पैर फैलाकर किसी से वीडियो कॉल पर बात करने लगी। उसकी आवाज़ पूरी रसोई में गूंज रही थी। हाँ यार, मैं तो पक गई हूँ यहाँ। तुम्हें पता है, आज सुबह फिर वही ड्रामा हुआ। सासू माँ ने फिर वही गांव वाली मीठी चाय पिला दी। मेरा तो टेस्ट ही खराब हो गया है। सच कहूँ तो कभी कभी लगता है कि किसी नौकरानी को रख लिया होता तो कम से कम उसे डांट तो सकती थी। यहाँ तो माँ का लेबल लगा है, कुछ कहूँ तो रोहित मुंह फुला लेता है, और ऊपर से ये मसालों की गंध। मुझे तो लगता है मेरा सारा वार्डरोब ही गाँव के किसी ढाबे जैसा महकने लगेगा। रसोई में खड़ी सरोज देवी के हाथ अचानक रुक गए। चाकू से आलू काटते वक्त उनकी उंगली पर एक मामूली सा कट लग गया था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं अधिक चोट उन शब्दों में पहुंचाई थी। नौकरानी? क्या एक माँ की सेवा का मूल्य नेहा की नजरों में इतना ही था? उन्होंने अपनी उंगली को पल्लू से दबाया और चुपचाप काम करती रहीं। उनके मन में सवाल उठा कि क्या ममता का कोई मोल नहीं होता? क्या शहर की हवा सच में रिश्तों को इतना शुष्ट कर देती है? नेहा की बातचीत जारी थी। और तुम्हें पता है सबसे इरिटेटिंग बात क्या है? इनकी वो पुराने जमाने की बातें। बेटा धर्म करो, बेटा सादगी में रहो। अरे भाई, 2026 चल रहा है, यहाँ सादगी नहीं, शो ऑफ, दिखावा चलता है। कल मेरी किटी पार्टी है और मैं सोच रही हूँ कि इन्हें किसी बहाने से मंदिर भेज दूँ, वरना मेरी फ्रेंड्स इन्हें देखकर क्या सोचेंगी? वही घिसी पिटी सूती साड़ी और सिर पर पल्लू। उफ, लोग समझेंगे मैं किसी आदिवासी इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। रसोई में सरोज देवी ने दाल में तड़का लगाया। हींग और जीरे की खुशबू घर में फैल गई। आमतौर पर यह खुशबू भूख जगाती थी, लेकिन नेहा के लिए ये अपमानजनक थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए चिल्लाकर कहा, मम्मी जी, ये क्या बदबू फैला रखी है आपने? कितनी बार कहा है कि तड़का लगाते वक्त चिमनी चला लिया कीजिए। पूरे घर में गांव के ढाबे जैसी स्मेल आ रही है। मेरी ड्रेस में भी ये गंध बस जाएगी। आपको शहर के तौर तरीके सिखाते सिखाते मैं खुद पागल हो जाऊंगी। सरोज देवी ने सहम कर चिमनी का बटन दबाया और धीरे से बाहर आकर बोली, बेटा खाना तैयार है, गरम गरम खा लो। प्याज और हरी मिर्च भी काट दी है, तुम्हारे मनपसंद चावल भी बनाए हैं। नेहा सोफे से उठी और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसने थाली में परोसी गई सादी दाल, चावल और आलू की भुजिया देखी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने चम्मच से दाल को हिलाया और तुनक कर बोली, बस यही बनाया है? कोई पनीर नहीं, कोई सलाद नहीं, कोई सूप नहीं? मम्मी जी, रोहित शहर में एक अच्छे पोस्ट पर है और आप उसे और मुझे ये कैदियों वाला खाना खिला रही हैं। आपकी सोच वाकई उन गवारों जैसी है जो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, स्वाद और क्लास के लिए नहीं। मुझे तो शर्म आती है ये सोचकर कि अगर कोई मेहमान आ गया तो आप उन्हें क्या परोसेंगी? यही रूखी सूखी दाल। सरोज देवी ने पास खड़ी होकर अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, बेटा आज बाजार से कोई सब्जी वाला नहीं निकला था और फ्रिज में जो था वही बना दिया। वैसे ये दाल बहुत पौष्टिक है, इसमें मैंने ताज़ा घी भी डाला है जो गांव से आया था।
पौष्टिक, नेहा ने उपहास करते हुए कहा। अपने ये प्रवचन अपने पास रखिए, मुझे ये सब नहीं खाना। उसने झटके से अपनी कुर्सी पीछे की और मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप खोलने लगी। मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, आप अपना ये पौष्टिक भोजन खुद ही खाइए। कम से कम पिज्जा में वो क्लास तो है जो इस दाल में दूर दूर तक नहीं। सरोज देवी वहीं खड़ी रह गईं। उन्होंने देखा कि नेहा ने उनकी मेहनत से बनाए खाने को एक पल में ठुकरा दिया था। वो चुपचाप रसोई में वापस चली गईं। उन्होंने अपने लिए थाली नहीं लगाई। उनकी भूख मर चुकी थी। वो रसोई के फर्श पर बिछी एक छोटी सी चटाई पर बैठ गईं। उन्हें अपना वो घर याद आया जहां उन्होंने रोहित के पिता के साथ आधी रोटी में भी खुशियां मनाई थी। उस समय गरीबी थी पर सम्मान था। यहाँ वैभव के बीच भी वो खुद को एक अवांछित वस्तु यानी अनवांटेड ऑब्जेक्ट महसूस कर रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या शहर की दीवारों के बीच दिल भी कंक्रीट के हो जाते हैं। दोपहर के 3 बज रहे थे। नेहा खाना खाकर अपने वातानुकूलित एसी कमरे में सो गई थी। सरोज देवी ने देखा कि बाहर धूप थोड़ी कम हुई है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर के पिछले हिस्से में पड़े कुछ पुराने कपड़ों को हाथ से धो लिया जाए। वॉशिंग मशीन थी, लेकिन सरोज देवी को हमेशा लगता था कि मशीन कपड़ों के रेशों को कमजोर कर देती है और कॉलर के पास की मैल साफ नहीं करती। ये उनकी पुरानी आदत थी, मेहनत से जीन ना चुराना। वो आंगन में बैठकर साबुन और ब्रश से कपड़े रगड़ने लगी। पानी की छप-छप के बीच वो मन ही मन कोई पुराना भजन गुनगुना रही थी। तभी नेहा की नींद टूटी। वो पानी पीने के लिए बाहर आई और सरोज देवी को जमीन पर बैठकर कपड़े रगड़ते देख उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या तमाशा है? नेहा ने दहाड़ते हुए पूछा। पड़ोस वाली मिसेस वर्मा अपनी बालकनी से झांक रही थी। उन्हें क्या लगेगा कि हम अपनी सास से मजदूरी करवाते हैं, या फिर हम इतने गरीब हैं कि मशीन का बिजली बिल नहीं भर सकते? मम्मी जी, आप जानबूझकर मेरी इमेज खराब करना चाहती हैं ना? आपकी ये गंबार आदतें एक दिन मुझे इस मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगी। सरोज देवी ने हाथ रोक लिए और घबराकर खड़ी हो गईं। उनके हाथ साबुन के झाग से भरे थे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस ये कुछ भारी चादरें थीं। मुझे लगा हाथ से अच्छे से साफ होंगी, मशीन में शायद ये फट जाती। बस कीजिए, नेहा ने बीच में ही टोक दिया। अपनी ये दलीलें अपने पास रखिए। आप दरअसल इस घर के लायक ही नहीं हैं। आपकी जगह उस गांव की झोपड़ी में ही है जहां धूल और गंदगी के बीच लोग रहते हैं। रोहित से आज मुझे अंतिम बात करनी होगी। या तो इस घर में आपकी ये गंबारू आदतें रहेंगी, या फिर मैं इस पिछड़ेपन के साथ और नहीं रह सकती। नेहा के इन शब्दों ने सरोज देवी के आत्मसम्मान की अंतिम दीवार को भी हिला दिया। वो बिना कुछ बोले अपनी बाल्टी उठाकर एक तरफ रख दी। उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी मौजूदगी इस घर के लिए केवल क्लेश का कारण बन रही थी। वो अपने कमरे में चली गई। एक छोटा सा कमरा जो सीढ़ियों के नीचे बना था, जिसे उन्होंने खुद चुना था ताकि नेहा को कोई असुविधा न हो। वहां बैठकर वो अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक को देख रही थी। उस संदूक में उनके जीवन की जमा पूंजी थी। रोहित की बचपन की कुछ तस्वीरें, उसके पिता की एक घड़ी और कुछ पुराने कागजात। उन्होंने एक कागज निकाला जो पीला पड़ चुका था। वो एक पुरानी जमीन का बैनामा था जिसे बेचकर उन्होंने कभी किसी की मदद की थी। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें वापस गांव चले जाना चाहिए, पर गांव में अब अपना कहने वाला कोई नहीं था। जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी उन्होंने रोहित की पढ़ाई और शहर में बसने के लिए बेच दिया था। शाम के 5:30 थे। आसमान में धूल भरी आंधी चलने लगी थी, जो शायद घर के भीतर आने वाले तूफान का संकेत था। रोहित घर लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसका कंधा झुका हुआ था और आंखें पथराई हुई थीं। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और सिर पकड़कर बैठ गया। नेहा तुरंत कमरे से बाहर आई, पर रोहित का हाल पूछने के बजाय उसने अपनी शिकायतों की बौछार शुरू कर दी। रोहित, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। तुम्हारी सास ने आज फिर मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी। हाथ से कपड़े धो रही थी जैसे हम किसी झुग्गी बस्ती में रहते हों, और खाना ऐसा बनाया कि मुझे बाहर से ऑर्डर करना पड़ा। तुम आज ही इन्हें समझा दो कि या तो ये शहर के ढंग सीखें या फिर कहीं और का रास्ता देखें, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। मुझे ऐसी गंबार सास के साथ नहीं रहना। रोहित ने आंखें खोली। उसकी आंखों में लालिमा और बेबसी थी। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, नेहा प्लीज आज नहीं। ऑफिस में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कंपनी का मालिकाना हक बदल गया है और नए मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर आधे स्टाफ को निकालने की लिस्ट तैयार की है। मेरा नाम भी उस लिस्ट में है। मेरी नौकरी जा सकती है नेहा। ये सुनकर नेहा के होश उड़ गए। उसकी सारी शिकायतें एक पल में गायब हो गईं और उसकी जगह असुरक्षा ने ले ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम्हारी नौकरी? पर हम अपनी ईएमआई और मेरा लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करेंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। रोहित, कुछ करो। उसी समय सरोज देवी रसोई से चाय लेकर बाहर आईं। उन्होंने रोहित की बात सुन ली थी। उन्होंने कांपते हुए चाय की प्याली रोहित के सामने रखी और उसके सिर पर ममता भरा हाथ रखा।
घबरा मत बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जब तू छोटा था और हमारे पास खाने को नहीं था, तब भी उसने रास्ता दिखाया था, आज भी दिखाएगा। नेहा ने एक बार फिर कड़वाहट से कहा, भगवान क्या ठीक करेंगे, आपकी इन दुआओं से घर नहीं चलता मम्मी जी। अगर रोहित की नौकरी गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, और ये सब शायद आपकी ही बुरी नजर का फल है, जो सुबह से घर में मनहूसियत फैलाए बैठी हैं। आपकी ये गमवार सोच ही हमारे घर के दुर्भाग्य का कारण है। रोहित अपनी पत्नी की इस निर्दयता पर भड़कने ही वाला था कि तभी बाहर सड़क पर टायर रगड़ने की तेज आवाज आई। एक बड़ी आलीशान काली कार उनके दरवाजे पर रुकी थी। मोहल्ले की धूल के बीच उस गाड़ी की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। कार का लोगो चमक रहा था, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेस घराने मल्होत्रा ग्रुप का था। घर के अंदर तीनों स्तब्ध रह गए। रोहित ने खिड़की से झांका और उसके पसीने छूट गए। ये तो हमारी कंपनी के नए और सबसे बड़े इन्वेस्टर विक्रम मल्होत्रा की कार है। ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या ये मुझे खुद निकालने आए हैं? नेहा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और उसके चेहरे पर अचानक एक बनावटी शालीनता और डर का मिश्रण आ गया। शायद तुम्हें प्रमोशन देने आए हो, उसने उम्मीद जताई। हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर रोहित का दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा कि उसके करियर का अंत करीब है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सरोज देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने एक प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था। उम्र करीब 55 साल, सलीके से पहना हुआ सूट और चेहरे पर एक गंभीर आत्मविश्वास। उनके पीछे 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति विक्रम मल्होत्रा की नजरें सरोज देवी के झुर्री भरे चेहरे पर पड़ी, उनके चेहरे का वो सख्त और व्यापारिक भाव एक पल में पिघलकर मोम की तरह हो गया। उनकी आंखों में चमक आई और फिर वे आंसुओं से भर गईं। रोहित और नेहा पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी सांसें रुकी हुई थीं। सरोज देवी उन्हें पहचान नहीं पा रही थी, वो बस हैरान होकर देख रही थी। पर वो व्यक्ति बिना एक शब्द बोले घुटनों के बल सरोज देवी के सामने झुक गया। उसने अपने कीमती सूट की परवाह किए बिना सरोज देवी के उन धूल भरे पैरों को अपनी हथेलियों से छू लिया, जिन्हें कुछ ही देर पहले नेहा ने गंवार और अपमानजनक कहा था। माँ, क्या आपने अपने इस बेटे को नहीं पहचाना? विक्रम मल्होत्रा की आवाज भारी हो गई थी। मेरठ की उस दोपहर का सन्नाटा अब एक ऐसे ऐतिहासिक खुलासे में बदलने वाला था, जिसने रोहित की नौकरी के डर और नेहा के अहंकार के परखच्चे उड़ा देने थे। सरोज देवी के पुराने संदूक में छिपा वो पीला कागज और विक्रम मल्होत्रा का ये समर्पण उस कहानी को जन्म देने वाला था, जो 30 साल पहले मेरठ के ही एक अनाथालय और एक माँ के बलिदान से शुरू हुई थी। विक्रम मल्होत्रा अभी भी सरोज देवी के चरणों में शीश झुकाए हुए थे। उनकी आंखों से गिरे आंसू सरोज देवी की सूती साड़ी के पल्लू को भिगो रहे थे। सरोज देवी पूरी तरह स्तब्ध थीं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से विक्रम के कंधों को छुआ और उन्हें उठाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर हैरानी, अविश्वास और उन धुंधली यादों का एक मिला जुला भाव था, जो पिछले 30 सालों से उनके दिल के किसी कोने में दबी हुई थीं। बेटा, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? सरोज देवी की आवाज में घबराहट, असमंजस और एक अनजानी सी ममता दोनों घुली हुई थी। विक्रम धीरे से उठे, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सरोज देवी के चेहरे को ऐसे निहारने लगे जैसे कोई प्यासा बरसों बाद रेगिस्तान में झरने को देख रहा हो। उन्होंने अत्यंत धीमी और भावुक आवाज में कहा, माँ, मैं विक्की हूँ, आपका विक्की, जिसे आप 30 साल पहले मेरठ रेलवे स्टेशन के बाहर कड़कड़ाती ठंड में फटे हुए बोरों के बीच अपने आंचल में समेटकर घर लाई थी। क्या आप भूल गई वो रात जब आपने अपनी इकलौती कंबल मुझे उड़ा दी थी और खुद पूरी रात चूल्हे की आग के पास बैठकर गुजारी थी? ये सुनते ही सरोज देवी की आंखों में पुरानी यादों की एक बिजली सी कौन थी। उनकी स्मृतियों के बंद दरवाजे एक झटके में खुल गए। उन्हें याद आया वो साल 1996, जब रोहित के पिता का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था और वो खुद एक छोटी सी कोठरी में रहकर लोगों के घरों में काम करके रोहित को पाल रही थी। सरोज देवी अत्यंत अभाव और गरीबी में जी रही थी, लेकिन उनके भीतर दया का सागर हिलोरे मार रहा था। उन्हें याद आया वो 8 साल का अनाथ बच्चा, जिसकी आंखें भूख और बीमारी से धंस गई थीं और जिसे उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना दूसरा बेटा मानकर गोद ले लिया था। विक्की, क्या तुम सच में वही विक्की हो जिसे मैं प्यार से बड़ा बेटा कहती थी? हाँ माँ, वही विक्की जिसे आपने खुद आधी रोटी खाकर पूरा पेट खिलाया था,
जिसे स्कूल भेजने के लिए आपने मोहल्ले के लोगों की जली कटी बातें सुनी थी। और वो पल मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ, जब मुझे उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना था और आपके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। तब आपने अपने सुहाग की आखिरी निशानी, वो सोने की बालियाँ और अपनी शादी का जोड़ा तक बेच दिया था ताकि मेरी पढ़ाई की फीस भरी जा सके। विक्रम ने सरोज देवी के खुरदुरे हाथों को अपने रेशमी हाथों में लेकर चूम लिया। पीछे खड़े रोहित और नेहा के पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने अभी कुछ ही घंटों पहले इन्हीं हाथों को गवार और अपवित्र कहकर अपमानित किया था, जिन्हें आज देश का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन अपनी आंखों से लगा रहा था। रोहित को अपनी मां के इस महान बलिदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे बस धुंधला सा याद था कि उसके बचपन में एक भैया उनके साथ रहते थे जो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाते थे। लेकिन उसे कभी ये अंदाजा नहीं था कि उसकी मां ने उस भैया के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। विक्रम ने रोहित की ओर देखा और एक बड़े भाई वाली मुस्कान से कहा, रोहित, शायद तुम्हें याद ना हो, पर जब माँ खेतों में काम करती थी तब तुम मेरे कंधों पर बैठकर मेरठ का नौचंदी मेला देखने जाते थे। मैं तुम्हें या माँ को छोड़कर भागा नहीं था, बल्कि माँ ने ही मुझे धक्का देकर उस बस में बिठाया था और कहा था कि विक्की, इस गरीबी को मिटाना है तो तुझे बड़ा आदमी बनना होगा। मैं अपनी पढ़ाई, संघर्ष और फिर बिजनेस के साम्राज्य को खड़ा करने की भागदौड़ में इतना उलझ गया, इतना दूर निकल गया कि जब पीछे मुड़कर देखा तो माँ का वो छोटा सा घर और पता ही खो बैठा था। लेकिन माँ, आपका दिया हुआ वो संस्कार कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वही मेरी पूंजी बनी। विक्रम ने घर के भीतर कदम रखा। घर का कोना कोना आज जैसे महक उठा था। नेहा, जो अब तक जहर उगल रही थी, अब एक अपराधी की तरह दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई थी। विक्रम की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि घर की साधारण दीवारों में भी आज भव्यता महसूस हो रही थी। उन्होंने उस पुराने सोफे की ओर देखा जिसकी गद्दी फटी हुई थी और जिस पर बैठने से नेहा को शर्म आती थी। विक्रम उसी सादे सोफे पर बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गए और बड़े सम्मान से सरोज देवी को भी अपने बगल में बिठाया। विक्रम ने रोहित को पास बुलाया, जो अभी तक स्तब्ध खड़ा था। रोहित, मुझे पता चला है कि तुम्हारी कंपनी ग्लोबल टेक में छंटनी की तलवार लटक रही है। दरअसल जिस कंपनी में तुम काम करते हो उसे अब मल्होत्रा ग्रुप ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है, यानी अब मैं तुम्हारा नया चेयरमैन और मालिक हूँ। रोहित की आंखों में एक साथ कई भावनाएं दौड़ गईं, डर, राहत और अपनी माँ के प्रति अपार गर्व। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसका गला रुंध गया। विक्रम आगे बोले, जब मैंने सिलेक्टेड मैनेजर्स की लिस्ट देखी और तुम्हारा नाम और पुराना पता पढ़ा तो मेरा दिल धड़क उठा। मुझे यकीन था कि ये पता वही है जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया था। मैं यहाँ एक इन्वेस्टर बनकर नहीं, बल्कि एक बेटा बनकर अपनी माँ को ढूंढने आया था। और देखो माँ, भगवान ने मुझे मेरे दोनों परिवार मिला दिए। नेहा ने जब ये सुना कि विक्रम ही रोहित का नया मालिक है तो उसके भीतर का स्वार्थ अचानक जाग उठा। उसे लगा कि अगर वो अभी अपनी स्थिति नहीं सुधारेगी तो उसकी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने एक कांपती और बनावटी मुस्कान से कहा, भैया, मेरा मतलब है विक्रम सर, हमें वाकई अंदाजा नहीं था। मम्मी जी तो इतनी भोली हैं कि उन्होंने कभी इस एहसान का जिक्र तक नहीं किया। आप बैठिए, मैं आपके लिए शहर के सबसे महंगे कैफे से स्नैक्स मंगवाती हूँ और बढ़िया कैपेचिनो कॉफ़ी बनाती हूँ। विक्रम ने नेहा की ओर एक ऐसी तीखी और गंभीर नज़र डाली कि नेहा की आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। वे करोड़ों का टर्नओवर संभालने वाले इंसान थे। वे चेहरों के पीछे छिपे नकाबों को पल भर में पहचान लेते थे। उन्होंने शांत और गंभीर लहजे में कहा, नहीं बहू जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुना है कि माँ के हाथ की चाय बहुत मीठी और गांव वाली होती है। मुझे आज उसी मीठी चाय की मिठास चखनी है जिसकी याद ने मुझे 30 सालों तक जिंदा रखा था। मुझे वही गवार स्वाद चाहिए जिसे आप सुबह दुत्कार रही थीं। नेहा का चेहरा शर्म और गर से काला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि विक्रम ने सुबह के सारे ताने सुन लिए थे। वो बिना कुछ बोले अपराधी की तरह सिर झुकाकर किचन की तरफ भाग गई। विक्रम ने सरोज देवी की ओर मुड़कर देखा, जिनकी आंखों में अब भी ममता के मोती तैर रहे थे। माँ, मुझे वो पुरानी लकड़ी की संदूक याद है। क्या वो अभी भी आपके पास है? सरोज देवी ने धीरे से सिर हिलाया और उस छोटे से अंधेरे कमरे जो सीढ़ियों के नीचे था से अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक खींच लाई। विक्रम ने उसे बड़े सम्मान से छुआ, जैसे वो कोई पवित्र ग्रंथ हो। सरोज देवी ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसके भीतर फटी हुई तस्वीरों और रोहित के बचपन के खिलौनों के नीचे एक पीला पड़ चुका कागज दबा हुआ था। सरोज देवी ने उसे बाहर निकाला। बेटा, ये वो जमीन का बैनामा है। जब तू पढ़ने गया था तो मैंने गांव की वो आखिरी जमीन बेची थी। मुझे लगा था कि शायद कभी तू वापस आएगा और मुझसे हिसाब मांगेगा कि माँ, मेरी पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ। मैंने ये कागज संभाल कर रखा था कि तुझे दिखा सकूं कि मैंने तेरे हक की एक पाई भी बर्बाद नहीं की।
विक्रम की आंखों से फिर से आंसुओं का सैलाब बह निकला। हिसाब माँ, ममता का हिसाब दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर नहीं कर सकता। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी और अपने सगे बेटे का भविष्य तक दांव पर लगा दिया, एक ऐसे अनाथ के लिए जिसका आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं था। आज से ये कागज नहीं, बल्कि आपकी ये ममता मेरे साम्राज्य का असली मेमोरेंडम है। उसी समय नेहा चाय की ट्रे लेकर आई। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि कपों के टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने चाय मेज पर रखी। विक्रम ने चाय का एक घूंट भरा, अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। वही स्वाद, वही ईमानदारी, इसे क्लास कहते हैं नेहा जी, जो बाजार में नहीं मिलता। फिर विक्रम ने रोहित की तरफ रुख किया। उनकी आवाज में अब एक लीडर वाली गंभीरता थी। रोहित, तुम अपनी नौकरी की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम कल से मेरठ डिवीजन के हेड के रूप में कार्यभार संभालोगे। लेकिन याद रखना, ये प्रमोशन तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बल्कि इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए 3 घरों में काम किया था। ये पद उनका कर्ज है जो मैं तुम्हें चुकाने का मौका दे रहा हूँ। पर अगर मुझे कभी भी पता चला कि इस घर में माँ की आंखों में तुम्हारी या तुम्हारी पत्नी की वजह से एक भी आंसू आया, तो उस दिन तुम अपनी नौकरी ही नहीं, मेरा रिश्ता भी खो दोगे। रोहित ने अपनी माँ के पैरों में सिर रख दिया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर इतना अंधा हो गया था कि माँ के पैरों की धूल भी नहीं देख पाया। विक्रम ने नेहा की तरफ देखा, जो डाइनिंग टेबल के कोने में दुबक कर खड़ी थी। बहू जी, विक्रम की आवाज हॉल में गूंजी। तुम माँ को गवार कहती हो ना, क्योंकि उन्हें वैक्यूम क्लीनर चलाना नहीं आता, क्योंकि वो हाथ से कपड़े धोती हैं? क्या आपको पता है कि ये गवार औरत अगर 30 साल पहले समझदारी और स्वार्थ दिखाती तो आज विक्रम मल्होत्रा किसी फुटपाथ पर भीख मांग रहा होता या मर चुका होता। जो औरत एक अनाथ को शून्य से शिखर तक पहुंचा दे, वो गवार नहीं, वो इस सदी की सबसे बड़ी गुरु है। नेहा सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे अपनी हर बात याद आ रही थी, हर ताना और हर अपमान याद आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिस सोशल स्टेटस के लिए वो मर रही थी, वो स्टेटस उसी गवार सास की वजह से उसे मिलने वाला था। विक्रम ने फिर सरोज देवी का हाथ थामा। माँ, अब इस छोटी सी गली में रहने का समय खत्म हुआ। मैंने शहर के सिविल लाइंस इलाके में एक विशाल कोठी ली है। वहाँ आधा एकड़ का बगीचा है, जहाँ आप अपनी पसंद के पेड़ लगा सकती हैं, मिट्टी में खेल सकती हैं। वहाँ एक बड़ा मंदिर भी है। और हाँ, वहाँ कपड़े धोने के लिए कोई आपको मशीन के लिए मजबूर नहीं करेगा। आप उस घर की मालकिन होंगी और रोहित और नेहा सिर्फ आपके आशीर्वाद पर वहाँ रहेंगे। रोहित और नेहा ने दोनों ने एक साथ सरोज देवी के पैर छुए। सरोज देवी ने दोनों को गले लगा लिया। उनकी ममता में आज भी कोई मैल नहीं था। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। माँ, आज शाम को मेरठ के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिजनेस गाला है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मल्होत्रा ग्रुप के पीछे की प्रेरणा कौन है। मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे साथ उसी सूती साड़ी और इसी पल्लू के साथ चलें। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि असली रॉयल्टी कपड़ों में नहीं, बल्कि उन हाथों में होती है जो दूसरों का भविष्य संवारते हैं। चलिए माँ, आज एक गवार माँ को एक सम्राट का राज्याभिषेक करना है। सरोज देवी ने संकोच से कहा। बेटा, मैं वहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच। विक्रम ने गर्व से उनकी बात काटी। माँ, वहाँ आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। आज मेरठ देखेगा कि सादगी की ताकत क्या होती है। शाम की सुनहरी धूप मेरठ की गलियों में फैल रही थी। रोहित के घर के बाहर खड़ी काली चमकचमाती कार में जब सरोज देवी बैठी तो पूरा मोहल्ला अपनी छतों पर खड़ा था। नेहा और रोहित पीछे वाली गाड़ी में थे। उनके चेहरों पर एक नया आत्मबोध था। ये सिर्फ एक घर बदलने की यात्रा नहीं थी, ये अहंकार से श्रद्धा की ओर और दिखावे से सत्य की ओर एक महायात्रा थी। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो मंच अभी एक ऐसा सरप्राइज बाकी रखे हुए था जो नेहा के बचे कुचे अहंकार को भी जड़ से मिटाने वाला था। जैसे ही विक्रम मल्होत्रा की काली लिमुजीन टाउन हॉल के मुख्य द्वार पर रुकी, कैमरों की फ्लैश लाइटों ने रात को दिन में बदल दिया। सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाया, लेकिन विक्रम खुद बाहर आए और पीछे का दरवाजा खोला। जब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सबकी निगाहें जम गई। बाहर एक साधारण सी महिला निकली, सूती छपाई वाली साड़ी, पैरों में रबर की चप्पलें और सिर पर सलीटे से रखा हुआ पल्लू। ये सरोज देवी थी। उनके पीछे रोहित और नेहा चल रहे थे, जिनके चेहरों पर घबराहट और गौरव का एक अजीब मिश्रण था। हॉल के भीतर जैसे ही वे दाखिल हुए, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये कौन है? मल्होत्रा जी के साथ ये गांव की महिला?
एक पत्रकार ने दूसरे से पूछा। नेहा ने उन आवाज़ों को सुना और उसका सिर शर्म से झुकने लगा। उसे लग रहा था कि लोग उसकी सास का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तभी उसने देखा कि विक्रम ने अपनी माँ का हाथ कितनी मजबूती और गर्व से थाम रखा था। विक्रम के चेहरे पर वैसी ही चमक थी जैसी किसी विजेता के चेहरे पर होती है। नेहा को उस पल अपनी सोच की तुच्छता का गहरा एहसास हुआ। उसने जिसे शर्म समझा था वो असल में सम्मान का सर्वोच्च शिखर था। मंच पर पहुंचते ही विक्रम मल्होत्रा ने माइक संभाला। हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सरोज देवी को बीच की मुख्य कुर्सी पर बिठाया, जो आमतौर पर मुख्य अतिथि के लिए होती थी। विक्रम ने बोलना शुरू किया। देवियों और सज्जनों, आज आप यहाँ एक बिजनेस डील के बारे में सुनने आए हैं। आप जानना चाहते हैं कि मल्होत्रा ग्रुप का विजन क्या है, लेकिन आज मैं आपको अपने विजन के बारे में नहीं बल्कि अपनी बुनियाद के बारे में बताऊंगा। आज से 30 साल पहले मैं इसी शहर की सड़कों पर एक लावारिस लाश बनने की कगार पर था। मेरे पास न नाम था न पहचान। तब इस महिला ने, जिसे आप देख रहे हैं, मुझे सिर्फ जीवन नहीं दिया बल्कि अपना अस्तित्व भी दिया। इन्होंने मुझे इंसान बनाया। भीड़ में से किसी ने सवाल किया, मल्होत्रा जी, क्या ये आपकी सगी माँ है? क्या आपके पास इसका कोई कानूनी प्रमाण है? विक्रम मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। खून का रिश्ता शायद खुदा तय करता है और वो अस्पताल के कागजों में दर्ज होता है, लेकिन रूह का रिश्ता त्याग तय करता है और वो दिल की धड़कनों में दर्ज होता है। इन्होंने मुझे तब पाला जब इनके पास अपने सगे बेटे रोहित के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इन्होंने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, कड़ाके की ठंड में हाथ से कपड़े धोकर मेरी पढ़ाई के पैसे जुटाए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस साम्राज्य पर मुझे गर्व है, वो इन्हीं के खुरदरे हाथों की मेहनत और इनके पल्लू में बंधी उस चमन्नी की बरकत है। विक्रम ने सरोज देवी की ओर इशारा करते हुए घोषणा की कि आज मैं ऐलान करता हूं कि मेरठ की इस नई मिल का नाम सरोज देवी टेक्सटाइल्स होगा। और इतना ही नहीं, इस मिल का 50% मुनाफा उन विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण में जाएगा जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ये मिल व्यापार के लिए नहीं, परोपकार के लिए चलेगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। विक्रम ने नेहा और रोहित को मंच पर बुलाया। नेहा के पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि विक्रम शायद उसकी सुबह की बदतमीजियों का सार्वजनिक खुलासा कर देंगे। उसका हृदय ग्लानि से भरा हुआ था। विक्रम ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, मेरी छोटी बहू नेहा, जो अक्सर कहती थी कि क्लास और स्टैंडर्ड केवल ब्रांडेड कपड़ों और महंगी कॉफी से आता है, आज वो खुद बताएगी कि उसे अपनी सासू माँ से क्या सीखने को मिला। नेहा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। उसने सामने बैठी भीड़ को नहीं बल्कि पास बैठी अपनी सास को देखा। सरोज देवी की आंखों में वही पुराना वात्सल्य था, कोई शिकायत नहीं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भरी आवाज में कहा, आज तक मैं एक अंधी दौड़ में दौड़ रही थी। मुझे लगा था कि महंगे ब्रांड्स, वैक्यूम क्लीनर और अंग्रेजी बोलना ही इंसान को बड़ा बनाता है। मैंने मम्मी जी को गवार कहा, उनका अपमान किया क्योंकि वो हाथ से कपड़े धोती थी। लेकिन आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे समझ आया कि असली क्लास उस औरत के पास है जिसने एक अनाथ को सम्राट बना दिया और खुद फकीर बनी रही। मैं सार्वजनिक रूप से इनसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि अब से मेरा जीवन इनकी सेवा में बीतेगा। नेहा ने मंच पर ही झुककर सरोज देवी के पैर छुए। इस बार ये किसी कैमरे के लिए किया गया नाटक नहीं था, बल्कि उसके अहंकार की अंतिम आहुति थी। सरोज देवी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उनकी ममता में न कोई शिकायत थी, न कोई प्रतिशोध। तभी हॉल के पिछले हिस्से से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठे। वो मेरठ के एक पुराने अनाथालय के ट्रस्टी थे। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, विक्रम बेटा, तुमने अपनी माँ के बारे में बताया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सरोज देवी ने पिछले 20 सालों से अपने बेटे रोहित द्वारा भेजे गए पैसे का आधा हिस्सा चुपचाप हमारे अनाथालय में दान किया है। उन्होंने कभी अपना नाम नहीं होने दिया, हमेशा एक माँ के नाम से मनी ऑर्डर भेजे। जब भी कोई बच्चा बीमार होता, ये खुद वहां पहुंच जाती। रोहित चौंक गया। माँ, आप मेरे भेजे हुए पैसे दान कर देती थीं, पर आप तो कहती थीं कि आपने वो पैसे मेरे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे हैं। सरोज देवी ने धीरे से माइक के पास आकर कहा, बेटा, तूने मुझे बहुत दिया, लेकिन जो सुख उन बच्चों के चेहरे पर रोटी और दवा देखकर मिलता था, वो मुझे सोने के गहनों में भी नहीं मिलता। विकी को पाकर मुझे समझ आ गया था कि ईश्वर ने मुझे माँ सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस बच्चे के लिए बनाया है जिसका कोई सहारा नहीं है। और रही बात तेरे बुरे वक्त की, तो दुआओं से बड़ी कोई बचत नहीं होती। यह सुनकर विक्रम मल्होत्रा पूरी तरह भावुक हो गए। उन्होंने वही मंच पर ऐलान किया कि वो सरोज देवी के नाम पर एक विशाल ट्रस्ट बनाए
लगाएंगे जो उत्तर प्रदेश के हर जिले में मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र चलाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वे वापस घर जाने के लिए निकले तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कार में बैठते समय नेहा ने सरोज देवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी जी, क्या आप मुझे कभी दिल से माफ कर पाएंगी? मैंने आपकी सादगी को अपनी कमजोरी और आपके स्वाभिमान को पिछड़ापन समझा। सरोज देवी ने नेहा का हाथ सहलाते हुए बड़ी गहराई से कहा, बेटा, शहर की चमक धमक अक्सर आंखों को चौंधिया देती है, जिससे पास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तू गलत नहीं थी, बस तेरा देखने का चश्मा थोड़ा रंगीन था। आज तेरी आंखों से वो पर्दा हट गया है। यही मेरे संस्कारों की असली जीत है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस उनके सही रास्ते पर आने का इंतजार करती है। रात के 11 बज रहे थे जब वे उस नए बंगले में पहुंचे जिसे विक्रम ने सरोज सदन नाम दिया था। ये बंगला किसी आधुनिक महल से कम नहीं था, जहां हर तरफ संगमरमर और कांच का काम था, लेकिन सरोज देवी का मन अभी भी अपनी उन पुरानी यादों में अटका हुआ था। उन्होंने विक्रम की ओर देखते हुए धीरे से कहा, विक्की बेटा, इस महल में मेरा वो पुराना लकड़ी का संदूक कहाँ रहेगा, और मेरी वो पीतल की गागर जिससे मैं सूर्य को अर्घ्य देती हूँ, क्या वे इस ठाट बाट में फिट बैठेंगे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक विशेष विंग की ओर ले जाया। वो कमरा घर के सबसे आधुनिक हिस्से में था, लेकिन उसे विशेष रूप से सरोज देवी की पसंद के अनुसार तैयार किया गया था। वहां जमीन पर सादी दरी बिछी थी, कोने में पीतल के बर्तन चमक रहे थे, एक छोटा सा तुलसी का पौधा खिड़की पर था और उनकी पुरानी संदूक शान से केंद्र में रखी थी। विक्रम ने उस कमरे में कोई एयर कंडीशनर नहीं लगाया था, बल्कि बड़ी खिड़कियां रखी थी ताकि ताजी हवा आ सके। माँ, ये आपका साम्राज्य है। यहाँ आप वैसे ही रहेंगी जैसे आप मेरठ की उस तंग गली में रहती थी। हाथ से कपड़े धोना हो या चूल्हे पर रोटी बनानी हो, यहाँ कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। हम सब आपके इस गवारपन की छाया में रहना चाहते हैं, विक्रम ने कहा। रोहित और नेहा एक तरफ खड़े होकर ये सब देख रहे थे। रोहित ने महसूस किया कि उसकी नौकरी की सुरक्षा से कहीं बढ़कर आज उसे अपनी माँ की असली विराट पहचान मिली थी। वहीं नेहा सोच रही थी कि कैसे वो कल सुबह उठकर सरोज देवी के साथ रसोई में जाएगी, लेकिन इस बार शिकायत करने या डांटने नहीं, बल्कि उस ममता की मूरत से जीवन का असली व्याकरण सीखने। लेकिन जैसे ही सब सोने की तैयारी कर रहे थे और घर में एक सुकून भरा वातावरण था, अचानक विक्रम के फोन की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर उनके कानूनी सलाहकार का नाम था। कॉल रिसीव करते ही विक्रम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने फोन काटा और गहरी चिंता में सरोज देवी की ओर देखा। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रोहित ने घबराकर पूछा। विक्रम ने भारी आवाज में कहा, माँ, जिस जमीन के बैनामे की आप बात कर रही थी, जिसे बेचकर आपने मेरी पढ़ाई पूरी कराई थी, उस पर बहुत बड़ी कानूनी अड़चन आ गई है। जिस व्यक्ति को आपने 30 साल पहले वो जमीन बेची थी, वो एक भूमाफिया निकला। उसने उस जमीन पर अवैध निर्माण किया और अब प्रशासन उस पूरी इमारत को गिराने का आदेश दे चुका है। मामला यहाँ तक गंभीर है कि उस माफिया ने कागजों में हेरा फेरी करके सारा दोष पुराने मालिक यानी सरोज देवी पर मढ़ दिया है। उन पर धोखाधड़ी और सरकारी जमीन हड़पने का केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अभी कुछ घंटे पहले जिस सम्मान के शिखर पर सरोज देवी खड़ी थी, वहां अब कलंक के बादल मंडराने लगे थे। रोहित और विक्रम परेशान थे, पर सरोज देवी का चेहरा बिल्कुल शांत था। बेटा, जब नीयत साफ हो और कर्म पवित्र हो तो कागजों के दाग चरित्र को मैला नहीं कर सकते। जिसने दूसरों की भलाई के लिए अपनी छत बेच दी, उसका बुरा ईश्वर कभी नहीं होने देगा। तो फिक्र मत कर। तभी नेहा, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे आई। उसकी आंखों में एक नई चमक और संकल्प था। उसने कहा, भैया, क्या मैं इस केस की फाइल देख सकती हूँ? शायद आप भूल गए हैं, पर मैंने शादी से पहले मेरठ यूनिवर्सिटी से वकालत में गोल्ड मेडल जीता था। भले ही मैंने कभी कोर्ट में पैर नहीं रखा, क्योंकि मुझे अपनी आधुनिकता और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं थी, लेकिन आज मैं अपनी उस डिग्री का कर्ज उतारना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी जी के सम्मान के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। विक्रम और रोहित ने आश्चर्य और उम्मीद से नेहा की ओर देखा। ये उस आधुनिक नेहा का वास्तविक पुनर्जन्म था। उसने अपने महंगे स्मार्टफोन को एक तरफ रखा और विक्रम से केस के कागजात मांगने लगी। मेरठ की उस ठंडी रात में सरोज सदन के भीतर रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जा रही थी। जहां एक तरफ अतीत के कानूनी षड्यंत्रों का तूफान खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार खड़ा था जो अब केवल खून या मजबूरी से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अगाध विश्वास और प्रायश्चित की अग्नि से कुंदन बनकर निकला था।
कल की सुबह मेरठ के कचहरी में एक अनोखा दृश्य होने वाला था। एक तरफ शहर के रसूखदार भूमाफिया और उनके महंगे वकील थे और दूसरी तरफ एक गवार सास का पक्ष रखने के लिए उसकी वो बहू खड़ी होने वाली थी जो कल तक उसे घर से निकालने की कस्में खाती थी। अगली सुबह मेरठ की सड़कों पर सूरज की किरणें कुछ अलग ही तेज लेकर उतरी थीं। शहर के अखबारों में जहां एक तरफ विक्रम मल्होत्रा की सरोज देवी टेक्सटाइल्स की चर्चा थी, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया सूरज भान के जरिए फैलाई गई वो खबर भी सुर्खियां बटोर रही थी, जिसमें सरोज देवी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। कचहरी के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। सबको लग रहा था कि आज एक महान छवि का पतन होगा। काली लिमोजीन जब कोर्ट के गेट पर रुकी तो वहां मौजूद कैमरों की गूंज और पत्रकारों के सवालों की बौछार शुरू हो गई। विक्रम और रोहित सुरक्षा घेरे में सरोज देवी को लेकर अंदर बढ़ रहे थे, लेकिन सबका ध्यान खींचा सफेद साड़ी और काले कोट में सजी नेहा ने। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो किसी महंगे ब्यूटी पार्लर या किटी पार्टी से नहीं आता, बल्कि सत्य के लिए लड़ने के जुनून से आता है। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। जज साहब ने कार्यवाही शुरू की। विपक्षी वकील, जो शहर के सबसे महंगे और शातिर वकीलों में से एक थे, ने खड़े होकर दलील देनी शुरू की। माय लॉर्ड, ये महिला सरोज देवी खुद को बहुत सीधी साधी और त्यागी दिखाती हैं, लेकिन सच ये है कि 30 साल पहले इन्होंने जिस जमीन को बेचा उसके कागजों में हेरा फेरी की गई थी। उस जमीन का एक हिस्सा सरकारी चारागाह था। इन्होंने अवैध रूप से उसे अपनी संपत्ति बताकर सूरज भान जी को बेच दिया। ये सीधा सीधा धोखाधड़ी का मामला है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सरोज देवी की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगे। सरोज देवी अपनी कुर्सी पर शांत बैठी थीं। उनके चेहरे पर वही सौम्यता थी जो सुबह की प्रार्थना के समय होती है। अब बारी नेहा की थी। नेहा ने पहली बार अदालत के कटघरे की ओर कदम बढ़ाया। उसने जज साहब को झुककर अभिवादन किया और फिर विपक्षी वकील की ओर मुड़कर देखा। माय लॉर्ड, मेरे विद्वान मित्र ने जो आरोप लगाए हैं वे कागजी तौर पर बहुत प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन वे एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। ये सच है कि मेरी सासी माँ सरोज देवी ने 30 साल पहले वो जमीन बेची थी, लेकिन वो जमीन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक अनाथ बच्चे विक्रम मल्होत्रा की शिक्षा के लिए अपनी मजबूरी में बेची थी। विपक्षी वकील ने टोकते हुए कहा, भावुक बातें मत कीजिए मिस नेहा, सबूत पेश कीजिए। नेहा ने एक मुस्कान के साथ अपने बैग से वही पीला पड़ चुका कागज निकाला जो सरोज देवी के पुराने संदूक में मिला था। सबूत ये रहा। ये वो असली बैनामा है जो 30 साल पहले लिखा गया था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरोज देवी ने केवल 500 गज जमीन बेची थी, लेकिन जो जमीन आज विवादों में है वो 2000 गज है। विपक्षी पार्टी ने पिछले 3 दशकों में आसपास की सरकारी जमीन पर कब्जा किया और अपनी रसूख के दम पर उन कागजों में हेराफेरी की, ताकि जब प्रशासन का डंडा चले तो सारा दोष उस विधवा महिला पर मढ़ दिया जाए जिसने सालों पहले अपनी जमीन खो दी थी। नेहा ने आगे एक गवाह को पेश करने की अनुमति मांगी। वो गवाह नहर नगर निगम का एक सेवानिवृत्त क्लर्क था जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने कांपती आवाज में गवाही दी कि कैसे 30 साल पहले सूरज भान ने उसे डरा डरा धमकाकर रिकॉर्ड रूम के नक्शों में बदलाव करवाए थे। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, नेहा ने एक के बाद एक ऐसे तर्क और दस्तावेज पेश किए कि विपक्षी वकील के पसीने छूटने लगे। उसने साबित कर दिया कि जिस महिला को गवार कहकर समाज और खुद उसने यानी नेहा ने अपमानित किया था, उस महिला की ईमानदारी इतनी मजबूत थी कि उसने जमीन बेचते समय एक एक इंच का हिसाब रखा था। नेहा ने अपनी अंतिम दलील देते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये केस केवल जमीन का नहीं है। ये केस उस सोच के खिलाफ है जो मानती है कि सादगी का मतलब बेवकूफ़ी है। मेरी सासू माँ ने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखी क्योंकि उनकी अदालत उनके मन की आवाज़ थी। आज मैं यहाँ केवल उनके वकील के रूप में नहीं, बल्कि उस बहू के रूप में खड़ी हूँ जिसने खुद उन्हें नहीं पहचाना था। मैं अदालत से आग्रह करती हूँ कि न केवल सरोज देवी को बेदाग बरी किया जाए, बल्कि उन असली गुनहगारों को सजा दी जाए जिन्होंने एक पवित्र नाम को कीचड़ में उछालने की कोशिश की। जज साहब ने करीब 2 घंटे तक दस्तावेजों का अध्ययन किया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। अंततः हथौड़े की आवाज गूंजी, ऑर्डर ऑर्डर। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सरोज देवी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और षड्यंत्रकारी हैं। पेश किए गए मूल दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी विपक्षी पार्टी सूरज भान द्वारा की गई थी। अदालत सरोज देवी को सम्मान बरी करती है और प्रशासन को आदेश देती है कि सूरज भान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा चलाया जाए। हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहित और विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू थे।
लेकिन सरोज देवी की नजरें केवल नेहा को ढूंढ रही थी। नेहा ने जैसे ही अपना काला कोट उतारा, वो दौड़कर सरोज देवी के गले लग गई और फपक फपक कर रो पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा और आज आपने मुझे अपनी पहचान वापस दिलाई। सरोज देवी ने नेहा का माथा चूमा। पगली, तूने तो आज मेरा मान बढ़ाया है। मेरे बहू आज लक्ष्मी से सरस्वती बन गई। इससे बड़ा सुख एक माँ के लिए क्या होगा। कोर्ट से बाहर निकलते समय नजारा बदल चुका था। जो पत्रकार पहले सवाल दाग रहे थे, वे अब सरोज देवी के संघर्ष की कहानी पूछ रहे थे। विक्रम मल्होत्रा ने मीडिया के सामने आकर घोषणा की कि आज सत्य की जीत हुई है और इस जीत की नायिका मेरी छोटी भाई की पत्नी नेहा है। आज से सरोज देवी ट्रस्ट की कानूनी विंग और अनाथालयों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी नेहा संभालेगी। शाम को पूरा परिवार वापस सरोज सदन पहुंचा। आज घर की रौनक कुछ और ही थी। घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिए जलाए गए थे। सरोज देवी ने खुद रसोई में जाकर सबको अपने हाथ से खाना खिलाने की जिद की। नेहा ने आज अपनी महंगी नाइटी या मॉडर्न ड्रेस नहीं, बल्कि सरोज देवी की दी हुई एक सादी सूती साड़ी पहनी थी। उसने सरोज देवी के साथ रसोई में बैठकर रोटियां बेलना शुरू किया। मम्मी जी, अब मैं पिज्जा नहीं मंगाऊंगी। मुझे आपसे वो मिट्टी की महक वाली दाल और सिलबट्टे की चटनी बनाना सीखना है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने देखा कि उसकी पत्नी के चेहरे पर अब वो बनावटी चमक नहीं, बल्कि एक असली सुकून था। उसने महसूस किया कि सुख महंगे सामानों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ समरस होने में है। विक्रम मल्होत्रा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि कैसे एक छोटी सी मेरठ की गली से शुरू हुआ ये सफर आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तभी सरोज देवी ने सबको खाने के लिए बुलाया। आज डाइनिंग टेबल पर कोई क्लास का भेदभाव नहीं था। वहां केवल एक माँ थी और उसके 3 बच्चे। विक्रम, जिन्हें उन्होंने सड़कों से उठाया था, रोहित, जिन्हें उन्होंने अपनी हड्डियों का पानी सुखाकर पढ़ाया था, और नेहा, जिन्हें उन्होंने अपने प्यार से बदला था। सरोज देवी ने खाना परोसते हुए कहा, बेटा, धन और दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो दुआएं हम कमाते हैं वही अंत में काम आती है। आज तुम सबके चेहरों पर जो शांति है, वही मेरी असली वसीयत है। रात गहरी हो चली थी। सरोज सदन की रोशनी दूर से ही चमक रही थी। मेरठ की वो शांत सुबह जो कड़वे तानों से शुरू हुई थी, आज एक मधुर मिलन की रात में बदल चुकी थी। सरोज देवी ने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक के पास बैठकर एक लंबी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने अपनी सादगी को नहीं त्यागा, बल्कि अपनी सादगी से दुनिया को बदल दिया। कहानी का अंत किसी आलीशान पार्टी से नहीं, बल्कि सरोज देवी के उन कांपते हाथों से हुआ, जिन्होंने रात को सोने से पहले अपनी बहू नेहा के सिर पर हाथ रखा और कहा, कल सुबह जल्दी उठना बेटा, तुझे चूल्हा जलाना सिखाऊंगी। और नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, जी मम्मी जी, और मैं आपको कंप्यूटर पर अनाथालय का हिसाब रखना सिखाऊंगी। यही वो मेरठ था, जहाँ की गलियों में मध्यम वर्गीय सपनों के साथ साथ अब रिश्तों की एक नई गरिमा भी सांस ले रही थी। गवार शब्द अब उस घर में गाली नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम का पर्यायवाची बन चुका था।